पति का चक्कर नौकरानी के साथ। सुनैना, मेरा वॉलेट नहीं मिला। तुमने मेरा वॉलेट देखा है क्या कहीं? नहीं अर्जुन, मैंने तो नहीं देखा। यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिल ही नहीं रहा है और मुझे ऑफिस जाने में भी देरी हो रही है। सुनैना कमरे में अर्जुन का वॉलेट ढूंढ रही होती है कि तभी उनकी नौकरानी चंपा भी वहाँ आ जाती है और तुरंत वॉलेट ढूंढकर अर्जुन को दे देती है। अरे साहब, ये है तो आपका वॉलेट, लीजिए, और साथ में आपका ये रुमाल भी है। अरे वाह, मिल गया। थैंक यू चंपा। ठीक है साहब जी। अच्छा चलो, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है चंपा। मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे, मेरे पति मुझे ही बाय बोल कर नहीं गए, बल्कि मेरी जगह नौकरानी को बाय बोल कर गए हैं। क्या इन्हें मैं दिखाई नहीं दी? आने दो, आज शाम को अच्छे से खबर लेती हूँ इनकी तो। क्या हुआ दीदी जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है दीदी। शाम को खाने पर। वाह चंपा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज खाना बहुत लजीज बना है, मन कर रहा है खाना बनाने वाले के हाथ ही चूम लूं। थैंक यू साहब जी। ओ माय हस्बैंड, तारीफ कुछ ज्यादा नहीं हो गई? खाना रोज की तरह ही बना है। तुम्हें इसमें ऐसा क्या खास नजर आ गया कि तुम हाथ चूमने को तैयार हो? लगता है तुम नाराज हो गई। देख रहे हैं आप मम्मी जी, इन्होंने तो तारीफ के पुल बांध दिए चंपा के लिए। हाँ हाँ, देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। खैर, तू भी ज्यादा नाराज मत हो। तुझे भी ऐसी तारीफें सुननी हो तो कल का खाना तू बना ले बहू। हाँ माँ जी सही कह रही है, कल का खाना तुम बना लो। अगर मुझे खाना बनाना होता तो हम अपने घर में चंपा को क्यों रखते? ये बात भी सही है। अरे अब बातों को छोड़ो और खाना खाओ। चंपा, जरा गर्मा गर्म फुलके तो लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से जल्दी आ जाता है और सीधा किचन की तरफ जाता है। किचन में चंपा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। अर्जुन मौका पाकर चंपा के पीछे से गले लग जाता है और तभी किचन में सुनैना आ जाती है। सुनो चंपा, एक ग्लास पानी तो देना। हे भगवान, अर्जुन तुम यहाँ इस हाल में? क्या हो रहा है मेरे घर में? अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं नहीं सुनैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, कैसे तुमने चंपा के गले में अपनी बाहें डाल रखी थी। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया था, मुझे नहीं पता था कि ये चंपा है। बकवास बंद करो। तुम्हें चंपा में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? चंपा का मुंह दूसरी तरफ था, इसीलिए गलतफहमी हो गई। भरोसा करो मुझ पर। आप पर भरोसा नहीं है मुझे। मुझ पर नहीं है तो तुम चंपा से खुद ही पूछ लो। हाँ दीदी जी, साहब जी की इसमें कोई गलती नहीं है। साहब ने गलती से मुझे आप समझ लिया था। देखा, अब तो मुझे माफ कर दो। ठीक है, मगर आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज के बाद ऐसी गलती मैं सपने में भी नहीं करूंगा सुनैना। ये सब देखने के बाद सुनैना अर्जुन को माफ तो कर देती है, मगर सुनैना का अपने पति को लेकर शक और ज्यादा बढ़ जाता है और वो दिन रात अपने पति पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन सुनैना चंपा को बुरी तरह डांटना शुरू कर देती है और तभी वहाँ अर्जुन की भी एंट्री हो जाती है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? तुझे पता भी है उसकी कीमत कितनी है? मुझे माफ कर दो दीदी जी, आगे से नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है? सुनैना, तुम इतनी बुरी तरह से चंपा को क्यों डांट रही हो? आप जानते हैं चंपा ने आज क्या किया? आज इसने मेरा परफ्यूम चुरा कर लगाया है, और वो भी ऐसा वैसा परफ्यूम नहीं, बल्कि पेरिस से आया हुआ मेरा फेवरेट परफ्यूम। क्या सिर्फ एक परफ्यूम के लिए तुम चंपा को इतना डांट रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो उसने गलती की है और आप उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। तो सिर्फ एक परफ्यूम के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना ठीक है क्या? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। एक दिन चंपा छुट्टी पर थी, जिसकी वजह से घर के सारे काम सुनैना को ही करने पड़े थे। शाम को खाने पर अर्जुन चंपा को आवाज लगाता है। चंपा, खाना लगा दो। आज चंपा नहीं आई है, आज वो छुट्टी पर है। क्या चंपा नहीं है? सब ठीक तो है? वो ठीक है? हाँ सब ठीक है, आपको उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मगर ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? शक्ल तो देखो तुम अपनी। चंपा नहीं आई, इसलिए आज सारा काम मुझे ही करना पड़ा, इसलिए ऐसी हालत हो गई। एक ही दिन में सारी रंगत उतर गई तुम्हारी तो। और दूसरी तरफ चंपा है जो सारा दिन काम करती रहती है, फिर भी उसके चेहरे की चमक नहीं जाती। आपको चंपा की बड़ी याद आ रही है? ऐसा कीजिए, आप उसी के पास चले जाइए। मेरे से ज्यादा अच्छी आपको वो लगने लगी है शायद। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा लाओ खाना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, अभी लाती हूँ। सुनैना अर्जुन के लिए खाना लाती है। अर्जुन खाना खाता है, मगर सुनैना के खाने की तारीफ नहीं करता। कैसा बना है खाना? ठीक ठाक है। लगता है आपको बस चंपा के हाथ के बने खाने की ही तारीफ करनी आती है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सब समझ रही हूँ आपका क्या मतलब है। अब तुम खाने के समय फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। अर्जुन की बातें सुनकर सुनैना फिर से नाराज हो जाती है, लेकिन अर्जुन से दोबारा कुछ नहीं कहती। अगले दिन
चंपा काम पर वापस आ जाती है, मगर इस बार चंपा को देखकर सुनैना खुश नहीं दिखाई दे रही थी। दीदी जी, क्या काम करना है? किचन में जाकर सफाई करो और सबके लिए कुछ खाने को बना देना। ठीक है दीदी जी। जब तक चंपा किचन के काम करने में बिजी थी, तब तक सुनैना अपनी सास उषा के पास बातें करने चली जाती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बहू, क्या हुआ? मैं भी बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ तुझे, तू कुछ परेशान नजर आ रही है। मैं क्या करूँ मम्मी जी, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। ऐसा क्यों बोल रही है बहू? मम्मी जी, मुझे शक है कि अर्जुन का चक्कर काम वाली के साथ चल रहा है। बल्कि शक नहीं मम्मी जी, मुझे तो पूरा यकीन हो गया है। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये बस चंपा 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 करते रहते हैं, उसी की तारीफ करते रहते हैं। और उस दिन तो ये चंपा के गले भी लगे थे। मम्मी जी, मैं क्या करूँ बताइए? देख बहू, अगर तुझे सच में ऐसा लगता है कि अर्जुन और कामवाली के बीच कुछ चल रहा है, तब तो हमें सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, कुछ करिए प्लीज। अगर तुझे ज्यादा ही डर है तो ऐसा करते हैं, चंपा को काम से निकाल देते हैं। नहीं मम्मी जी, चंपा चली जाएगी तो घर का इतना सारा काम कौन करेगा? हम चंपा को नहीं निकाल सकते। ओहो, तू काम की चिंता मत कर। ऐसा करते हैं, चंपा की जगह किसी और को काम पर रख लेते हैं। हाँ मम्मी जी, ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस बार हम किसी लड़की को काम पर नहीं रखेंगे। ठीक है, तुझे जिसे रखना हो उसे रख, घर का काम होने से मतलब है बस। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, थैंक यू मम्मी जी, मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, तू बस खुश रह बहू। तेरी सास के होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बातचीत के बाद सुनैना का मन हल्का होता है और वो घर के लिए कोई दूसरा नौकर ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन रोज की तरह अर्जुन चंपा को खाने के लिए आवाज लगाता है। चंपा, खाना लगा दो मेरे लिए। तभी उसके बराबर में बैठी सुनैना बोल पड़ती है, चंपा नहीं किशन, किशन बोलिए। क्या मतलब? कौन किशन? और चंपा कहाँ गई? मैंने चंपा को काम से निकाल दिया है और उसकी जगह आज से किशन घर पर काम करेगा। क्या? लेकिन तुमने चंपा को क्यों निकाला? इससे आपको क्या मतलब? आज खाना आपको किशन बना कर देगा और किशन भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, एक बार खाकर तो देखिए। मगर चंपा। आखिरी बार कह रही हूँ अर्जुन, आज के बाद अगर तुमने चंपा का नाम दोबारा इस घर में लिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम फिर नाराज हो गई? अच्छा सॉरी यार। उस दिन के बाद से सुनैना के घर में चंपा की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कहाँ रह गई बहू? हमें बाजार जाने में देर हो रही है, जल्दी आ। बस आई माँ जी। मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था बाजार चलने के लिए, तो फिर तूने इतनी देर क्यों लगाई? मैं और पायल कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए माँ जी, मैं बस तैयार ही हो रही थी। तू कितना भी तैयार हो ले बहू, तेरी शक्ल बदलने वाली नहीं है। आपने भी पता नहीं क्यों भाभी को बाजार चलने के लिए बुला लिया। हम दोनों जा तो रहे थे। भाभी हमारे साथ हर जगह चली तो जाती है, लेकिन ये हमारे परिवार की लगती ही नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में तो सभी का रंग गोरा है, एक भाभी ही हमारे घर में सांवली है। बात तो तू सही कह रही है बेटी, लेकिन अब बहू तैयार होकर आ ही गई है तो हमारे साथ चल लेगी। चलो चलो, अब ज्यादा देर मत करो, हमें समय से वापस भी आना है। निधि, सुषमा और पायल साथ में बाजार शॉपिंग के लिए जाते हैं। निधि के ससुराल में सभी लोग गोरे और सुंदर थे, मगर निधि का रंग थोड़ा सांवला था, जिस वजह से उसकी सास सुषमा और उसकी ननद पायल उसके रंग पर ताने मारते रहते थे और निधि उन तानों को चुपचाप सहन कर रही थी। माँ देखो, ये ड्रेस कितनी अच्छी है और ये मुझ पर भी बहुत अच्छी लगेगी। क्या मैं इसे खरीद लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल खरीद ले, इस ड्रेस में तू बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी। थैंक यू माँ। माँ जी, ये साड़ी देखना, ये कैसी लग रही है? ये क्या भाभी, ये कैसी साड़ी पसंद कर रही हैं आप? कम से कम खुद को देखकर तो साड़ी पसंद कीजिए। इस साड़ी का रंग आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ हल्के रंग की साड़ियाँ देखो अपने लिए, जिससे आपका सांवला रंग भी थोड़ा हल्का दिखाई दे। हाँ बहू, पायल ठीक कह रही है। एक तो तेरे लिए कुछ खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तेरा रंग ही ऐसा है कि तुझ पर कुछ खिलता ही नहीं है। कितनी भी अच्छी साड़ी ले लो, लेकिन तुझ पर अच्छी ही नहीं लगती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? ऐसा तो नहीं है माँ जी। अब आप माँ को तो मत समझाइए भाभी, आप अपनी शॉपिंग पर ध्यान दीजिए और हमें अपनी शॉपिंग करने दीजिए। आपको तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था।
आपकी वजह से ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। पायल की बातें सुनकर निधि उदास हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद तीनों शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। आज तो मजा ही आ गया माँ, मुझे इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल गईं। हाँ, और मुझे अपनी ये नई साड़ी भी बहुत पसंद आ रही है। मैं किचन में देखकर आती हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाना है। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा बनाना आज खाने में प्लीज। अरे बहू, तूने कुछ नहीं खरीदा अपने लिए? नहीं माँ जी। क्यों नहीं खरीदा? एक तो हम तुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गए और फिर भी तूने कुछ नहीं खरीदा। कुछ पसंद ही नहीं आया माँ जी। ओहो, महारानी को कुछ पसंद ही नहीं आया। ऐसी कौन सी अलग पसंद है तेरी जो इतनी दुकानों पर तुझे अपनी पसंद की एक भी साड़ी नहीं मिली? मैं तो पहले ही कह रही थी माँ कि भाभी को अपने साथ ले जाना बेकार है, लेकिन आप ही नहीं मानी। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? जा फिर घर का काम ही कर ले कुछ। निधि किचन में काम करने आती है और उसकी सास सुषमा और ननद पायल अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद घर में खुशियों का माहौल था। पायल की शादी पक्की हो गई थी और घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थीं। मेरी बेटी पायल इतना अच्छा नसीब लेकर आई है कि उसकी शादी इतने बड़े खानदान में हो रही है। ये तो अच्छी बात है माँ जी। मेरी बेटी है भी इतनी खूबसूरत कि लड़के वालों ने उसे देखते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। हाँ माँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पायल दीदी बहुत सुंदर हैं। माँ, अभी मेरे होने वाले ससुराल से फोन आया था। दरअसल वहाँ से कुछ मेहमान आपसे जरूरी बात करने के लिए आ रहे हैं। क्या? कब तक आ जाएंगे मेहमान? बस अभी 2 घंटे में ही आ रहे हैं माँ। अच्छा ठीक है। और भाभी, आप थोड़े अच्छे कपड़े पहन लीजिए। इन कपड़ों में मेहमान देखेंगे तो कहीं वो आपको इस घर की बहू की जगह नौकरानी ना समझ लें। हाँ बहू, नए घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, कुछ बातों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। अब हम तेरे रंग का तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम तू अच्छे कपड़े ही पहन ले। न जाने वो लोग भी क्या सोचेंगे, घर की इकलौती बहू है और वो भी ऐसी है। अपनी ननद और सास की बातें सुनकर एक बार फिर निधि का दिल टूट जाता है और निधि वहाँ से उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? घर में किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मन बस यूं ही उदास हो गया। जरूर कोई बात है, तुम चलो मेरे साथ। अरे नहीं, रहने दीजिए। संजीव निधि को लेकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है। आप दोनों कब सुधरेंगी? आप दोनों ने फिर से निधि को ताने देना शुरू कर दिया। आपके ताने कब खत्म होंगे? हाय हाय, हमने ऐसा क्या कह दिया बहू को जो तू हमसे लड़ने आ गया? मुझे पता है जरूर बहू ने ही तेरे कान भरे होंगे। हाँ भैया, हमने तो भाभी से कुछ नहीं कहा। मैं सब जानता हूँ कैसे आप सब निधि के सांवले रंग को लेकर उसे ताने मारते रहते हैं। तो उसका रंग ही ऐसा है, इसमें हम क्या करें? तूने अगर लव मैरिज न की होती तो तेरे लिए मैं इससे लाख गुना बेहतर और चांद जैसी बहू लेकर आती। खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है माँ, और अगर आप मेरी नजरों से देखेंगी तो निधि आपको भी खूबसूरत नजर आएगी। बस कर, अब ये ज्ञान मत दे। पता नहीं इसमें क्या देखकर तूने इसे पसंद किया था। मैंने निधि को उसका दिल और उसका व्यवहार देखकर पसंद किया था, लेकिन आप ये बात नहीं समझ सकती। हाँ भाई, हम तेरी बेकार की बातों को नहीं समझ सकते। अब ये बहस बंद कर, घर पर मेहमान आने वाले हैं। मुझे भी आपसे कोई बहस नहीं करनी। चलो निधि यहाँ से। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, लेकिन जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है हम वहाँ नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए संजीव और निधि घर से बाहर चले जाते हैं, मगर निधि संजीव को समझाती है कि ऐसे घर से जाना ठीक नहीं है, इसलिए दोनों रात को घर वापस लौट आते हैं। अच्छा हुआ आ गए तुम दोनों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने निधि की काबिलियत को नहीं पहचाना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? और ये पायल दीदी रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बहू, पायल का जिस घर से रिश्ता पक्का हुआ था उन्होंने अब इस शादी से इनकार कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? जब तुम दोनों घर से चले गए थे तो कुछ देर बाद घर पर मेहमान आए थे। बहू घर पर नहीं थी तो मैं मेहमानों के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी उन्होंने कहा कि आज वो पायल के हाथ की चाय पीना चाहते हैं। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या होता बहू, तू तो जानती ही है
कि पायल को घर का जरा काम नहीं आता। उसने तो आज तक चाय भी नहीं बनाई। और जब ये बात मेहमानों को पता चली तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते जिसे खाना बनाना भी ना आता हो। ऊपर से उन्हें पायल का शॉर्ट ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद लड़के वाले इस रिश्ते से इनकार करके चले गए। तब से पायल यहाँ रो ही रही है। अरे पायल, ऐसे नहीं रोते, चुप भी हो जाओ। मुझे तो लगा था भाभी कि वो लोग मॉडर्न जमाने के होंगे, लेकिन उन्हें भी घर में खाना बनाने वाली बहू ही चाहिए। कोई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो पायल, मगर खाना बनाना तो सबको आना चाहिए। और इंसान की पहचान उसके संस्कारों से ही होती है। इसमें ना ही तुम्हारी कोई गलती है और ना ही उनकी, बल्कि गलती तो यहाँ माँ की है, जिन्होंने ही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। माँ को ही तुम्हें सब काम सिखाना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो बेटा। जब से घर में बहू आई है तब से उसने घर की सारी जिम्मेदारी ऐसी संभाली कि मैं सब कुछ भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं पायल। संजीव ने बिल्कुल सही ही कहा था। इंसान की पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। बहू, अब तू आ गई है तो अब पायल को भी अपने जैसे संस्कार सिखा दे और जरा घर के कामकाज भी सिखा देना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं पायल दीदी को सब सिखा दूंगी। और देखना, अगली बार उनका रिश्ता इससे भी अच्छे घर में होगा। थैंक यू भाभी। एक औरत गुब्बारा बनकर हवा में उड़ रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई तो मेरी मदद करो। आखिर ये औरत गुब्बारा बनकर हवा में कैसे उड़ने लगी? आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए माफी मांग रही है? और कैसे ये फूलकर गुब्बारे जैसी मोटी हो गई? इसके लिए जाना पड़ेगा हमें इसकी पिछली जिंदगी में। आशा नाम की लड़की की शादी रमेश नाम के एक लड़के से हुई थी। आशा की शादी एक अच्छे रईस खानदान में हुई थी, जहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और सास ससुर भी आशा को अच्छी तरह रखते थे। उन्होंने कभी भी आशा को बहू नहीं समझा, बल्कि बेटी की तरह प्यार दिया। इतना ही नहीं, आशा का देवर प्रकाश भी उसका बहुत सम्मान करता था। बहू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना किसी हिचक के मुझे बोल देना, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। आशा ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने रईस खानदान की बहू बन जाएगी, लेकिन आशा को अपने परिवार को संभालना नहीं आया और अपनी हरकतों की वजह से उसने सब खराब कर दिया। आशा को बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत थी और उसने अपनी आदत को अपने पूरे परिवार से छिपा कर रखा, यहाँ तक कि अपने पति रमेश को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। आशा छुप छुप कर सारा खाना खाया करती। वो नौकर से झूठ बोलकर ज्यादा खाना बनवाती और सारा खाना चट कर जाती। मानना पड़ेगा, भगवान ने मेरा शरीर ऐसा बनाया है कि कितना भी खा लूं, कभी मोटी नहीं होती हूँ। यही तो खूबी है मेरी। लोग तो एक टाइम खाना खाकर भी फूल के गुब्बारे हो जाते हैं, और मुझे देखो, मैं कितना भी खा लूं, हमेशा सुंदर और सुडौल ही बनी रहती हूँ। आशा को अपने शरीर पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो सबसे सुंदर है और कितना भी खा ले कभी मोटी नहीं होती, जिसके चलते वो कभी कभी दूसरों का मजाक भी बनाया करती थी। एक दिन आशा के घर उसके रिश्तेदार आए, जहां उनके साथ उनकी बहू भी थी जो थोड़ी मोटी थी। उसे देखकर आशा से रहा नहीं गया और उसका मजाक बनाने लगी। अरे चाची, आपकी बहू कितनी मोटी हो रही है, आप इसे समझाती क्यों नहीं? खाना थोड़ा कम खाया करे और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी किया करे। अभी से मोटी हो जाएगी तो आगे चलकर परेशानी आएगी। आशा की ये बात सुनकर सभी सुन रह गए और आशा की सास को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। मेहमानों के जाने के बाद आशा की सास ने उसे समझाया, बेटा, इस तरह से किसी के शरीर का मजाक नहीं बनाया करते।
हो सकता है उनकी बहू को कोई परेशानी हो, इसीलिए उसका शरीर फूल रहा हो। ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। इस पर आशा ने तुनक कर कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना माँ? उनकी बहू मोटी है तो उसे मोटी ही कहूंगी ना। दो टुक जवाब देकर आशा वहाँ से चली जाती है और उसकी सास सोच में पड़ जाती है। एक दिन उसकी सास किचन में सामान देख रही होती है, तभी देखती है कि किचन में खाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। वो नौकर को बुलाकर पूछती है, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो सारा सामान भरवाया था, फिर ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? घर में गिनती के 4 लोग हैं, उसमें भी 1 महीने का किराना 10 दिन में ही खत्म हो गया, ऐसा कैसे? कोई भी नौकर कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ आशा आ जाती है। मम्मी जी, मुझे लगता है ये नौकर अपने साथ सामान चोरी करके ले जाते हैं, मुझे तो इनकी नीयत पर ही शक है। ये बात सुनकर सभी नौकर डर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं। आशा की सास को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बाद में आशा को समझाती है, बेटा ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, ये नौकर कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ये चोरी क्यों करेंगे? आशा तुरंत जवाब देती है, आपको क्या लगता है, क्या सारा सामान किराना मैं खा गई हूँ? आशा की सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, और गुस्से में आशा वहाँ से चली जाती है। एक दिन आशा की सास उससे कहती है, आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, 5 लोगों का खाना बनाकर तैयार करवा लेना। आशा हाँ में सिर हिला देती है। किचन में जाती है तो देखती है कि नौकरों ने 5 लोगों का खूब सारा अच्छा खाना, अच्छे पकवान बनाए हैं। वो देखते हैं कि आशा के मुंह से लार टपकने लगती है। आशा सभी नौकरों से कहती है, तुम लोग अब घर जा सकती हो, मेहमानों को खाना मैं परोस दूंगी। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद आशा की सास किचन में आती है तो देखती है सारे खाने के बर्तन खाली पड़े हैं और चौंक जाती है और आशा से पूछती है, सारा खाना कहाँ गया? आशा कहती है, मम्मी जी, नौकरों ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, सब्जी में नमक ज्यादा था, पूरियां कच्ची थी, तो मैंने सारा खाना गाय को डाल दिया। ये सुनकर सास बहुत चक्की रह जाती है और कहती है, मेहमान बाहर आकर बैठ गए हैं, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? आशा कहती है, होटल से खाना मंगवा लेते हैं, उनके सामने अपनी इज्जत बचाने का बस यही तरीका बचा है। आशा की सास सोच में पड़ जाती है। आशा के देवर प्रकाश की शादी हो जाती है और उसकी देवरानी मधु घर आ जाती है। आशा की सास आशा से कहती है कि मधु को भी घर की सारी जिम्मेदारियां समझा देना और किचन का भी काम बता देना। इस पर आशा कहती है, किचन का काम तो मैं ही संभाल लूंगी माँ। ये बात मधु को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन मधु के मायके वाले आए होते हैं और उनके लिए बहुत सारे पकवान बनते हैं। ये देखकर आशा का मन फिर से ललचाने लगता है। वो किचन में बैठकर जल्दी जल्दी सारा खाना खा रही होती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर आशा को खाना खाते हुए देख लेती है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद आशा की सास किचन में आती है और आशा को खाना लगाने के लिए कहती है, लेकिन आशा फिर से झूठ बोलती है। माँ जी, वो कुछ भूखे बच्चे खाना मांग रहे थे, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया तो मैंने सारा खाना उन्हें दे दिया। तभी वहाँ मधु आ जाती है और कहती है, माँ जी, भाभी झूठ बोल रही है, मैंने खुद इन्हें सारा खाना खाते हुए देखा है। आशा कहती है, मधु, तुम पागल हो क्या? 5 लोगों का खाना मैं अकेले कैसे खा जाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मधु कहती है, भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको खाना खाना ही था तो आप खा लेती, लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आशा की सास बीच में बोलती है, अच्छा ठीक है,
जो भी हुआ, अभी ये सोचो कि बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे। आशा कहती है, माँ जी बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतने सारे लोगों का खाना नहीं बन पाता। सास कहती है, ठीक है। कुछ दिन बाद आशा की सास आशा और मधु के पास आती है और कहती है कि हमारे शहर में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। कल हमने उन्हें अपने घर पर खाने का न्योता दिया है। तुम दोनों अच्छे से उनके लिए खाना तैयार करना। मधु कहती है, लेकिन माँ जी कल तो हमको मेरे मामा के लड़के की शादी में जाना है, तो ये सब कैसे हो पाएगा। इस बात पर सास कहती है, हम सब लोग चलेंगे और आशा यही रहकर उनके खाने का इंतजाम करेगी और उन्हें खाना खिलाएगी। ठीक है ना आशा? आशा भी हाँ में सिर हिला देती है। अगले दिन नौकर अच्छे से संत के लिए पकवान तैयार करते हैं। सारा काम होने के बाद आशा सभी नौकरों से कहती है, अब तुम सभी घर जा सकते हो। महात्मा जी को खाना मैं खिला दूंगी। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं और इतना सारा अच्छा खाना देखकर आशा खाने पर टूट पड़ती है। तभी उसके दरवाजे पर संत आ जाते हैं। आशा बाहर आती है और कहती है, घर पर कोई नहीं है। इस बात पर संत नाराज हो जाते हैं। तभी सारे परिवार वाले भी शादी से वापस आ जाते हैं और महात्मा को गुस्से में देखकर आशा की सास हाथ जोड़कर कहती है, क्या हुआ है बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हो। बाबा कुछ बोलते या कहते उसके पहले ही आशा बोल पड़ती है, माँ जी मैंने इन्हें अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन अब ये 1 लाख दक्षिणा भी मांग रही है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी सास से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती, तो ये गुस्सा करने लगे। ये बात सुनते ही बाबा क्रोध में लाल हो जाते हैं। ए लड़की, तुझे पता भी है क्या बोल रही है तू? एक संत महात्मा पर इल्जाम लगा रही है। मुझे ये भी पता है कि इस घर का सारा खाना तूने ही खा लिया है। इस पर आशा कहती है, संत महात्मा होते हुए आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती। बाबा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आशा को श्राप दे रहे हैं। तो जैसे बदतमीज लड़की को श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू एक अन्न का दाना भी खाएगी, तो वो दाना तुझे 10 गुना होकर लगेगा। आशा इस बात का मजाक में लेती है। अगले दिन आशा जैसे ही खाना खाती है उसका वजन बढ़ने लगता है। वो अपने आप से ही कहती है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, लेकिन वो फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन आशा की सास कुछ सहेलियों को अपने घर पर खाने के लिए ले आती है, जिनके लिए बना हुआ पूरा खाना आशा खा जाती है और देखते ही देखते आशा गुब्बारे की तरह फूल जाती है और हवा में उड़ने लगती है। उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं। आशा जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है। उसकी सास बहुत डर जाती है और कहती है, तूने उन महात्मा का अपमान किया था ना, उन्हीं का शाप लगा है तुझे। आशा रोने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी आशा का पति रमेश उन महात्मा को लेकर घर आ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, मेरी पत्नी से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। आशा की सास कहती है, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए बाबा जी। आशा भी कहती है, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा जी। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी, किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबा एक मंत्र पढ़कर पानी आशा के ऊपर फेंकते हैं और आशा वापस नॉर्मल हो जाती नीचे आ जाती है और बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा जी कहते हैं, अपनी बात पर रहना, कभी किसी का मजाक मत बनाना, झूठ मत बोलना, वरना फिर से फूल कर गुब्बारा होकर उड़ने लगोगी। संजना अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। तभी हॉल में घर का लैंडलाइन फोन बजता है। संजना की सास भारती फोन उठाती है और सामने से कोई संजना के बारे में पूछता है। फिर, बहुरानी, ओ बहुरानी, जरा आओ तो बाहर, तुम्हारा फोन है। जी आई सासू माँ। ये लो तुम्हारा फोन है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है?
बंद हो गया क्या जो घर के फोन पर फोन आया है तुम्हारा आज? नहीं सासू माँ, वो फोन चार्जिंग पर लगाया है, अननोन नंबर था इसीलिए मैंने उठाया नहीं। लो बात करो, मैं भी तो देखो इतनी क्या जरूरी बात है जो उसने इस नंबर पर फोन किया है। संजना फोन पर बात करने लगती है। कुछ देर के बाद संजना, सासू माँ! अरे क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह उछल रही हो? सासू माँ, बात ही ऐसी है कि मैं खुशी के मारे उछल रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। अरे लेकिन ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या कोई तुम्हारी जो इतनी खुश हो रही हो? अरे सासू माँ, मुझे बिग बॉस से कॉल आया है, वही बताने के लिए फोन आया था। क्या बिग बॉस से? हाँ, बिग बॉस से। वो बिग बॉस वही है ना जो टीवी पर आता है? हाँ सासू माँ, वही। भारती को संजना की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही बिग बॉस सलमान खान वाला? हाँ सासू माँ, वही बिग बॉस सलमान खान वाला। वो कह रहे थे कि मुझे उस बिग बॉस की कंटेस्टेंट के तौर पर बुलाया गया है। क्या कुछ भी बोल रही हो, वो इतना बड़ा शो है, तुम्हें क्यों बुलाएंगे? सासू माँ, मैं वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डालती रहती हूँ ना, वही देखकर उन्होंने मुझे बुलाया है। वो तुम्हारे टेढ़े मेढ़े डांस के रील्स और वो आज तुम मेकअप करके छत पर जाकर सिनेमा के गाने गाती रहती हो, वो रील्स? हाँ सासू माँ, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है ना, रील्स बनाती हो इसीलिए। अब देखिए, मेरे उन्हीं रील्स से आज मुझे बिग बॉस के घर पहुँचाया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम जो बोल रही हो उस पर। अरे उस शो में तो एक्टर सिंगर लोग आते हैं, उनमें वो तुम्हें क्यों बुलाएंगे? जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। नहीं सासू माँ, उन्होंने कहा कि बिग बॉस की टीम ने इस बार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले हम जैसे लोगों में से कुछ लोगों को इस बार कंटेस्टेंट बनाकर भेजने की बात की है, इसीलिए उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया है। और आपको पता है, इस बार बिग बॉस का ये सीजन यही हमारे शहर के पास होने वाला है। क्या हमारे शहर के पास? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? बिग बॉस और यहाँ बहू, मैं तो अब भी कहती हूँ किसी ने मजाक किया है तुम्हारे साथ। नहीं सासू माँ, अब आप मेरी खुशी को नजर मत लगाइए। मैं अभी मेरे दोस्तों को मेरे बिग बॉस जाने की बात बताती हूँ। हाँ हाँ बताओ, बस याद रखना अगर ये बात झूठ निकली तो कहीं तुम्हारा मजाक ना बन जाए। कुछ नहीं होगा, मैं तो अब टीवी पर आऊंगी। संजना बेडरूम में जाकर अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बताती है कि वो बिग बॉस शो में जाने वाली है। थोड़ी देर के बाद संजना तैयार होकर आती है। अरे बहू, अभी कहाँ जा रही हो तैयार होकर? सासू माँ, अब मुझे इतने बड़े शो में जाना है तो शॉपिंग तो करनी होगी ना, मैं जाकर थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ। अरे लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुमने शॉपिंग की थी दिवाली पर। ओहो सासू माँ, वो कपड़े तो मैंने एक बार पहन लिए हैं ना, अब मुझे जाने दीजिए। जल्दी जाऊंगी तो जल्दी वापस आऊंगी। सुजॉय आ जाएंगे तो उन्हें चाय पिला देना प्लीज। संजना शॉपिंग पर चली जाती है और काफी देर के बाद वापस आती है। तब तक सुजॉय घर आ गया था। संजना के हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स देखकर, संजना ये क्या है, इतनी सारी शॉपिंग? अरे पहले ये बैग्स तो पकड़ो, आते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए तुमने। अच्छा, तभी मेरे क्रेडिट कार्ड से 30,000 का बिल आया है। इतनी शॉपिंग क्यों की है लेकिन तुमने? अरे खुशखबरी है, कहाँ हैं आप? क्या सच? अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, सुना तुमने, तुम दादी बनने वाली हो। अरे पहले बता देती तो मैं साथ में मिठाई लेकर आता। मैं तो बहुत खुश हूँ संजना, आओ मेरे पास। अरे अरे रुको रुको, यू टर्न मारो जरा अपने ख्यालों से। वो खुशखबरी नहीं है, तुम समझ रहे हो, जो कि बात कुछ और है। अच्छा, और क्या बात है? सुजॉय, मुझे बिग बॉस से कॉल आया है, उन्होंने मुझे उनके शो में भाग लेने के लिए बुलाया है। क्या? बिग बॉस में? वही जो टीवी पर आता है? हाँ हाँ बाबा, और कौन सा। और अब तुम मुझे बार बार वही सवाल मत पूछो, पहले ही सासू माँ पूछ चुकी है। हाँ, सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे ना, इतने बड़े शो में तुम्हें बुलाया है।
फिर भी संजना इतनी शॉपिंग 30,000 की। अरे वो तो मैंने कम ही की है, अब इतने बड़े शो में जाने वाली हूँ। तुम्हें तो पता है ना वहाँ कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। अब उनके जैसे ब्रांडेड नहीं, लेकिन उनके आसपास तो कहीं हो मेरे पास अच्छे कपड़े। और तुम्हें पता है इस बार ये शो यही पास होने वाला है, तो तुम मुझे छोड़ने के लिए आ सकते हो। बिग बॉस, इसका मतलब 100 दिनों के लिए तुम घर से बाहर रहोगी? ये कैसे टिकेगी वहाँ पर? इसकी झिकझिक सुनकर वो लोग पहले ही हफ्ते भेज देंगे इसे वापस। सासू माँ, आप क्यों टोक रही हो मुझे? मैं तो पूरे 100 दिन वहाँ रहूंगी और बिग बॉस की ट्रॉफी जीत कर ही आऊंगी। और सुजाए, तुम यहाँ 30,000 की बात कर रहे हो। एक बार मैं जीत कर आऊं, उसके बाद देखना कितना बड़ा इनाम लेकर घर आती हूँ। चलो अब मैं अपने बैग्स भर लेती हूँ। अगले दिन सुबह संजना के घर की नौकरानी आती है। अरे मेम साहब, ये क्या इतने बड़े बैग्स? आप कहीं जा रही हैं क्या? आशा, तुम्हारी मेम साहब अब जा रही है 3 महीनों के लिए। अब तुम्हें सिर्फ हम दोनों का ही खाना बनाना है। क्या 3 महीनों के लिए मायके जा रही है? सुजॉय साहब से झगड़ा हुआ है क्या? चुप रहे, कुछ भी बोलती है। अरे मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। क्या मेम साहब, सुबह से कोई मिला नहीं आपको जो मुझे उल्लू बना रही हो? मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रही हूँ, मैं सच में बिग बॉस शो में जा रही हूँ। अरे वाह, अच्छा है, अब मैं आपको टीवी पर देखूंगी। मैं तो मोहल्ले में सभी को बताऊंगी कि आप बिग बॉस में जा रही हैं। नहीं नहीं, अभी किसी को मत बताना, उन सबको मुझे सीधे टीवी पर ही दिखने दो। मुझे बिग बॉस का कंटेस्टेंट बना देखकर सब धरे के धरे रह जाएंगे। संजना का बिग बॉस जाने का समय आ जाता है। सुजॉय अपनी गाड़ी में संजना के बैग्स रख देता है जहां पर बिग बॉस शो होने वाला था। वहां तक सुजॉय संजना को छोड़कर वापस चला जाता है। संजना बिग बॉस के घर के अंदर चली जाती है। संजना घर के अंदर जाकर देखती है तो पूरा घर अच्छे से सजाया होता है और चारों तरफ बिग बॉस का बोर्ड लगाया हुआ होता है। तभी उसके पीछे दूसरी कंटेस्टेंट आती है। उसे देखकर तुम्हें भी बिग बॉस में बुलाया है? हाँ मैं, लेकिन तुम भी आने वाली हो मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, अरे लेकिन अभी तो सिर्फ हम दोनों हैं, बाकी कौन कौन होगा? कितने सेलिब्रिटी होंगे, कुछ पता है? अनीशा बात कर रही थी कि तभी वंदना वहाँ आ जाती है। हाय अनीशा, हाय संजना, तुम दोनों भी यहाँ हो, मजा आएगा हाँ हमें बिग बॉस के घर में। 1 मिनट, ये तुम क्या बोल रही हो? हम सब मतलब हम कहाँ सब सेलिब्रिटी को पर्सनली जानते हैं? तुम क्या ये कब से सेलिब्रिटी की रट लगाई हुई हो? यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाला। क्या? अरे ये तो बिग बॉस का शो है ना, जहाँ सेलिब्रिटी आते हैं। ये सब जगहों पर ये बोर्ड क्यों लगाए हैं? हाँ लेकिन ये वो वाला बिग बॉस का शो नहीं है। तुम्हें जब फोन आया था तुम्हें सब पूछ लेना चाहिए था ना। नहीं, मैं तो बिग बॉस से मेरा नाम आया है ये सुनकर इतनी खुश हो गई कि मैंने बाकी कुछ पूछा ही नहीं। मेरे नंबर पर उन्होंने एड्रेस भेजा और मैं आ गई। उन्होंने बताया कि मैं जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाती हूँ उस वजह से मुझे सेलेक्ट किया है उन लोगों ने। हाँ तो हमें भी उसी वजह से बुलाया गया है डार्लिंग, लेकिन ये वो बिग बॉस नहीं है सलमान खान वाला। वो तो हमारे शहर में रहने वाली औरतें जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है उनका शो है, और वो भी सिर्फ 10 दिनों के लिए। हाँ, और जो भी औरत जीतेगी उसे एक ट्रॉफी और 11,000 का इनाम मिलने वाला है। क्या? सिर्फ 11,000? हाय राम, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? तुम्हें ये सब पहले पूछ लेना चाहिए था ना। कुछ नहीं कहती और अपनी बैग्स लेकर उस घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? देखो, वो बिग बॉस वाले 2 घंटे भी नहीं झेल पाए इसे। सासू माँ, सुजॉय ये वो बिग बॉस नहीं था जो हम समझ रहे थे। मतलब मेरी ही गलती है, मैंने ठीक से समझा ही नहीं कि आखिरकार ये शो कौन सा है। वो तो हमारे शहर की सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली औरतों के लिए शहर के किसी क्लब ने ये शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मोहल्ले की कुछ औरतें भाग ले रही हैं, और वो भी 10 दिनों के लिए। इसका मतलब तुमने बेकार में ही इतना खर्चा कर दिया। 10 दिनों के शो के लिए 30,000 की शॉपिंग। मैंने तो पहले ही बार पूछा था कि ये वही शो है ना, लेकिन इसने तो हाँ कहा था।
वो मैं बिग बॉस का नाम सुनकर इतनी खुश हो गई कि मैंने ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं। देखा बहू, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे किसी फोन पर विश्वास मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और बेकार में इतना खर्चा करा दिया और वहाँ जाकर तुम्हारा मजाक बन गया। सो अलग। आपने सही कहा सासू माँ, मैं आगे से ऐसे किसी भी कॉल पर विश्वास नहीं करूँगी। उस दिन के बाद संजना कभी भी ऐसे किसी कॉल पर ध्यान नहीं देती और अगर कभी कोई कॉल आ भी जाए तो जांच परख कर बात करके फिर आगे का सोचने लगती है।